नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स 13 मई 2020 में आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें 100% प्रतियोगी परीक्षा में लगने वाले प्रश्नों के साथ डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको होम पेज के ऊपर नजर आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी की अभी जो बर्थ एनिवर्सरी 8 मई के दिन मनाई गई थी, उसमें इजराइल के एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर रखा गया। उसके बाद आपको जो सेकंड इमेज में नजर आ रही है वो निर्मला जी सीतारमन, हमारी भारत की वित्त मंत्री नजर आ रही है, जिन्होंने हाल ही के अंदर एनएससी और आईएफएससी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च कराया ट्रेडिंग इन इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम डिटेल में बैंकिंग फाइनेंस में लेंगे। उसके बाद आपको इंदु शेखर चतुर्वेदी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये हाल ही के अंदर सेक्रेटरी चुने गए हैं और ये रिन्यूअल एंड एनर्जी के द्वारा जो है वो सेक्रेटरी नए चुने गए हैं। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद खेल जगत की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 में 17 फरवरी के दिन भारत इसकी जो है वो होस्टिंग करेगा। तो भारत को इसकी मेजबानी दी गई है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की। उसके बाद कुमार संगकारा नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के जाने माने हरफनमौला खिलाड़ी को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट का सेकंड टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके बाद टेनिस लेजेंड नजर आ रही है सानिया मिर्जा। जी हाँ, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। टेनिस जगत से सानिया मिर्जा ने विनर्स कराया फेड कप हार्ट अवार्ड। तो चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। अभी 8 मई 2020 के दिन 159वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मनाई गई थी और इसी महोत्सव के दिन इजराइल ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो यानी बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आपके YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे अपलोड कर दिया था, जिसका URL आपको यहाँ नजर आ रहा है। आप वहाँ जाके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसराइल के बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों कि इसराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है और जहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू और जहाँ की करेंसी है इजरायली शेकल। दोस्तों, इसराइल में ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है कि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है। जैसे कि हमारे यहाँ पे CBI वगैरह होती है, वैसे ही वहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मोसाद कहलाती है। कहते हैं मोसाद जो है वो एजेंसी इतनी खतरनाक होती है जिससे टेररिस्ट के हाथ पैर कांपना स्टार्ट कर देते हैं इसका नाम सुनते ही। तो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की है और विश्व की सबसे लंबी जो नमक की गुफा है जिसका नाम मलम है वो भी इसराइल में स्थित है। ये दोनों जो मैंने ब्लू कलर में कर रखे हैं ये आपके स्टैटिक जी के लिए काफी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसराइल से संबंधित कुछ प्रश्नों के लिए। आपको इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताना है और इसका नाम मोसाद। आपको मोसाद एग्जाम में भूल भी जाओ तो मोसाद जी से याद कर लेना कि इसराइल कौन रहते हैं आपके मोसाद जी, तो उससे मोसाद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसराइल में पाई गई लॉन्गेस्ट साल केव का नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों मलम। मल्लम जो है वो गांव के ऊपर अपन क्या लगाते हैं मल्लम, तो उससे याद हो जाएगा मल्लव केव। उसके बाद चलते हैं दोस्तों व्हाट इज द इजराइल पार्लियामेंट्री कॉल्ड। इजराइल की पार्लियामेंट्री को किस नाम से जाना जाता है। तो इजराइल की पार्लियामेंट्री को जाना जाता है दोस्तों कैंसिट। ये कई बार आप प्रश्न पूछा गया कि इजराइल की पार्लियामेंट्री को किस नाम से जाना जाता है, तो कैनेसिट के नाम से इजराइल की पार्लियामेंट्री को जाना जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन इजराइल। इजराइल की लार्जेस्ट लेक का क्या नाम है। तो इजराइल की लार्जेस्ट लेक का नाम तैब्रीज है जो कि लगभग 21 किलोमीटर के आसपास की है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के सेकंड स्क्रीन की तरफ। सेकंड स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जी हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कैपिटल मार्केट के लिए स्पेशली कि इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर का फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया गया इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू। इसको लॉन्च करा है हमारे देश की प्रथम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। आप इस फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसमें आप इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको आप BSE इंडिया INX एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं, NSE IFSC और साथ में गिफ्ट सिटी जिसे हम GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गांधीनगर गुजरात में, इसके द्वारा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इंडियन रुपीस को USD के द्वारा जो है खरीद सकते हैं। ये एक अच्छी खबर आई है इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए कैपिटल मार्केट की तरफ से। तो ये लगने वाला प्रश्न है, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको NSE और BSE के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमारे कैपिटल मार्केट जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं उसको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट कहते हैं और ऐसे स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ पे जो 4 बड़े इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है जिसमें से एक पहला आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
जिसे एनएससी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पहला डीमेटलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बना था पूरे भारत का। डीमेटलाइज यानी डीमेट अकाउंट के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक इसके पोर्टल के ऊपर जाके शेयर्स परचेज और सोल्ड कर सकते थे। तो ऐसा पहला जो बना था वो एनएससी बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। और एनएससी बना था 1992 में और इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। जी हाँ, 50 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, ये सभी इंडेक्स जो है वो एनएससी के हैं। एनएससी के लिए जो रिकमेंडेशन करा था वो मनोहर जे फेरवानी सर ने करा था। इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में कि फेरवानी कमेटी से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेड हुआ, तो आपका आंसर होता है एनएससी। तो याद करने का तरीका है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फेरे ले रहे थे, तो फेरे से बन जाएगा फेरवानी। एमडी एंड सीईओ की बातचीत आती है एनएससी की, तो अभी मिस्टर विक्रम लीमे जो कि पहले आईडीएफसी के चेयरमैन थे, वो अभी एमडी एंड सीईओ है एनएससी के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ जो है वो विक्रम लीमे है। चेयरमैन जो एनएससी में वर्तमान में है वो है मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये तो थी जानकारी एनएससी की। अब चलते हैं एशिया के सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, जिसका नाम है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है दलाल स्ट्रीट में क्या स्थित है, तो आपका आंसर होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था, लेकिन इसको रियल फाउंडेड जो हुआ था वो 9 जुलाई 1877 में हुआ था। इसके जो की पीपल थे अभी है वर्तमान में चेयरमैन, वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन, और एमडी एंड सीईओ की पोस्ट के ऊपर जो है वो है आशीष कुमार चौहान। इसके इंडेक्स का नाम है दोस्तों बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स, सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है सेंसिटिव इंडेक्स। एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप, एसएनपी बीएसई मिड कैप, एसएनपी एंड बीएसई लार्ज कैप। तो तीनों कैपिटल यहाँ पे आ गए, स्मॉल कैपिटल, मिड कैपिटल और लार्ज कैपिटल, और साथ में बीएसई 500। ये कुछ जाने माने इंडेक्स जो है वो बीएसई के हैं। और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में नाम आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दलाल स्ट्रीट पे स्थित है। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने दोस्तों। बीएसई के एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है, तो बीएसई के एमडी एंड सीईओ का नाम आशीष कुमार चौहान है। व्हाट आर द 30 कंपनी इन बीएसई, तो 30 कंपनियों से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है उसका नाम रखा गया सेंसेक्स 30 कंपनीज। उसके बाद हु फाउंडेड द बीएसई, बीएसई की जो है उसकी जो है फाउंडेड कौन थे, तो उसके फाउंडेड थे प्रेमचंद रॉयचंद। और एनएससी और बीएसई दोनों का हेडक्वार्टर का स्थित है मुंबई के अंदर। और वर्तमान में एनएससी के सीईओ कौन है, मिस्टर विक्रम लीमे। मिस्टर विक्रम लीमे इसके कौन है, एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली एक और खबर बैंकिंग एंड फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च कराया एक चैंपियंस नाम का पोर्टल। जी हाँ, चैंपियंस नाम का एक पोर्टल जो किया है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी अपने एमआईएस को मजबूत करने के लिए करा है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई जिसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। और इसकी जो लोगो है वो आपको नजर आ रहा है, और इसकी जो थीम है वो है आवर स्ट्रेंथ यानी हमारी शक्ति। इसको हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी, जी हाँ नितिन गडकरी सर इसके एमएसएमई के हेड हैं। और साथ में प्रताप चंद्र सारंगी जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर है। अब यहाँ पे चैंपियंस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चैंपियंस में सी क्रिएशन को कर रहा है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है चैंपियंस की फुल फॉर्म। और चैंपियंस एमएसएमई, और एमएसएमई के मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी और स्टेट लेवल के प्रताप चंद्र सारंगी। उसके बाद दोस्तों आपको एमएसएमई की ये लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि पुरानी अभी तक लिमिट है ये इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर, और आने वाली जो होगी वो टर्नओवर बेस पे होगी। माइक्रो जो होता है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग 25 से 5 यानी 25 लाख से 5 करोड़ तक, तो सर्विस सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़ तक, और मीडियम एंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ है, जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ है। दोस्तों एमएसएमई की मीनिंग आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लिमिट है वो 25 लाख रुपया, जो मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। और एमएसएमई के अंदर अभी आपको मिनिस्टर बताना है कि यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी तो यूनियन के अंदर आते हैं, और स्टेट मिनिस्टर में प्रताप चंद्र सारंगी है। चैंपियंस की फुल फॉर्म बतानी है
creation and harmonious application of modern process for increasing the output and national strength। दोस्तों चलते हैं हेल्थ मिनिस्टर की सर। जैसा कि आपको हमारे हेल्थ मिनिस्टर नजर आ रहे हैं हर्षवर्धन सर, और हर्षवर्धन सर जो कि चांदनी चौक न्यू दिल्ली से एमपी है और वर्तमान के अंदर हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर के हर्षवर्धन सर ने हाल ही के अंदर डिजिटल कॉन्फ्रेंस के द्वारा रीस्टार्ट, जी हाँ रीस्टार्ट सेलिब्रेट करा है एक नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई के दिन। ये रीस्टार्ट एक रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन है। इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि रीस्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, और इसको इनोग्रेट जो कॉन्फ्रेंस को करा है वो करा है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जो कि चांदनी चौक न्यू दिल्ली से एमपी है। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 11 मई के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे और एक अपॉइंटमेंट की तरफ। इंदु शेखर चतुर्वेदी, इन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है एज ए सेक्रेटरी इन MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इन्होंने जो रिप्लेस करा है दोस्तों वो आनंद कुमार को करा है, और आनंद कुमार को यहां से ट्रांसफर करके सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अपॉइंट कर दिया गया है। यहाँ पे अब आपको जानना जरूरी है कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है। राजकुमार सिंह अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो एकमात्र भारत के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा के अंदर, एक अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेड किया गया था, और ये जो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी जिसे आप सोलर एनर्जी कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रश्न है दोस्तों, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपका राइट आंसर होता है हर्षवर्धन सर। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, हर्षवर्धन सर जो कि चांदनी चौक दिल्ली के एमपी है वो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। रीस्टार्ट की फुल फॉर्म बतानी दोस्तों, तो रीस्टार्ट की फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई के दिन मनाया जाता है। और उसके बाद अभी हाल ही के अंदर MNRE के अंदर सेक्रेटरी के रूप में कौन अपॉइंटेड हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? तो ये हुए हैं दोस्तों आपके इंदु शेखर चतुर्वेदी। उसके बाद मैं आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट लेकर चलता हूं दोस्तों, जिसे कैंपेगौड़ा के नाम से आप जानते हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वोटेड के अंदर भी वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में बेंगलुरु कैंपेगौड़ा आगे है। आपके लिए बता दूं ये एयरपोर्ट जिसमें वोटेड दे रहे हैं कस्टमर, क्योंकि अपनी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और सेंट्रल एशिया में थर्ड टाइम कंटिन्यू 4 साल से आ रहा है 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की तरफ। तो प्रश्न लग सकता है कि हाल ही के अंदर जो आपका वोटेड एंड वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया? तो आपका आंसर होता है बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसका नाम कैंपेगौड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हिंदुस्तान यानी भारत में कितने, यदि आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो पहले से आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे लॉन्च कर दिए, जिसका नीचे ब्लू कलर में आपको URL नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे कर्नाटक के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हमारा एक राज्य है कर्नाटक, जहाँ पे गवर्नर है वाजुभाई वाला और यहाँ के CM है VS येदियुरप्पा, और इसकी जो फेमस रिवर है दोस्तों उसमें कावेरी आते हैं, और कावेरी नदी यहाँ बहती है। कावेरी का जो जल विवाद होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य सर्वाधिक होता है। और जो फेमस इसके नेशनल पार्क है उसमें बंदीपुर है, नगरहोल है, दांडेली है, उसके अलावा आपका बनेरघाटा है और अंशी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SSC में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नागरहोल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। और दांडेली भी कहाँ पर है? आपके कर्नाटक। और बनेरघाटा भी कहाँ पर है? आपके कर्नाटक। और अंशी भी कहाँ पर है? कर्नाटक। तो हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है दोस्तों, और बहुत ही इजी ट्रिक बना रखी है। हमने ये कर रखा है जो जेल में बंदी है, बंदी यानी जो जेल में अपराध करके जाते हैं वो बंदी होते हैं, उनका नाटक बड़ा अच्छा था। पूरे नगर के अंदर होल कर दिए थे, इनको डंडे से पीटो और इनको बैन कर दो, और इनका जो है अब कोई भी आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको याद हो जाता है कि बंदी जो है उससे बंदीपुर हो जाएगा, नाटक से कर्नाटक हो जाएगा, नगर में होल से नागरहोल हो जाएगा, और डंडे से पीटो से दांडेली हो जाएगा, और बैन से कर दो आपका बनेरघाटा, और अब आंसर देने की जरूरत नहीं है तो अंशी। तो इस तरह से ये फेमस नेशनल पार्क कर्नाटक के आपको याद हो जाते हैं दोस्तों।
टेनिस जगत से बहुत अच्छी खबर आई है। जी हाँ, पहली जो है वो टेनिस स्टार बनी है सानिया मिर्जा। भारत की पहली महिला टेनिस स्टार बनी है सानिया मिर्जा, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है एशिया और ओशिनियाना जोन के लिए। आपके लिए बता दूं, जैसे ही अवार्ड सानिया मिर्जा ने जीता, उन्होंने जीतने के साथ में ही जीती हुई जो इनाम की राशि $2000 है वो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दी अगेंस्ट द कोविड-19 कोरोना वायरस में जंग जीतने के लिए। तो ऐसी महान टेनिस लीजेंड को हमारा सलाम है। दोस्तों, आपके लिए बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट में 4 बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिसके अंदर आपका सिवोत्सोवा ऑफ लताविया है ना, ये थी, इसने विंस करा था क्वालिफाइड अवार्ड। और मेक्सिको की जो है वो आपकी फेर्नांडा कॉन्ट्रेजा गोमेज थी, जिसने कि अमेरिकाज आइजोन, और साथ में आपका एस्टोनियन एनेट कॉनिट थी, जो कि यूरोप और अफ्रीका फर्स्ट जोन से थी। लेकिन एशिया और ओशियाना जोन से जिस टेनिस लीजेंड ने अवार्ड जीता हुआ है सानिया मिर्जा। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो फेड कप हार्ट अवार्ड होता है, इसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कराया जाता है और आईटीएफ कराता है। आईटीएफ को बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये 2009 से अवार्ड करा रहा है और इस बार जो एशिया और ओशियाना का गया है वो हमारी टेनिस लीजेंड सानिया मिर्जा को गया है। सानिया मिर्जा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी एक किताब है दोस्तों, जो एस अगेंस्ट ओड्स है। ये प्रश्न कई बार बैंकों में लगा है कि सानिया मिर्जा जी की किताब का क्या नाम है, तो एस अगेंस्ट ओड्स। उसके बाद फॉर्मर श्रीलंका के स्कीपर जो है, यानी श्रीलंका के जाने माने हरफनमौला जो क्रिकेट के बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं, कुमार संगकारा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मेलबोर्न क्रिकेट जो क्लब है, जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पे अभी तक कोई एशिया का व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना है। और पिछली साल ये रिकॉर्ड्स कुमार संगकारा ने करा था, जो श्रीलंका के क्रिकेट के खिलाड़ी है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसे एमसीसी कहते हैं, यहाँ पे वर्तमान में प्रेसिडेंट के कुमार संगकारा, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है, और इसके क्लब चेयरमैन जो है वो जीएमएन कॉर्बेट है। और एमसीसी की स्थापना जो हुई थी वो 1787 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फीफा की तरफ, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, फीफा ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में 17 फरवरी से भारत इसकी मेजबानी करेगा, यानी होस्टिंग कौन करेगा, भारत। फीफा के बारे में आपको जानना जरूरी है कि फुटबॉल जगत में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल इसका ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसको फीफा के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। दोस्तों, कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 17 फरवरी 2021 में कौन सा देश मेजबानी करेगा? जी हाँ, भारत इसकी मेजबानी करेगा। उसके बाद श्रीलंका के किस बल्लेबाज का कार्यकाल 1 साल के लिए एमसीसी प्रेसिडेंट के रूप में एक्सटेंड कर दिया है? तो कुमार संगकारा। और किस इंडिया के टेनिस लेजेंड ने अभी हाल ही के अंदर एशिया ओशियाना जोन का फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय टेनिस लेजेंड बनी है सानिया मिर्जा। और हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। लगातार देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीकरणी कॉमर्स क्लासेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। सच बात है दोस्तों, आज की मेहनत कल का परिणाम है। आज दबा के मेहनत कीजिए, मेरी गारंटी आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। जब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।